तो आज भाग 1 के बाद भाग 2 की चर्चा हम लोग करेंगे। भाग 1 में हमने देखा था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और आज भाग 2 में हम चर्चा करने वाले हैं। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहले अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है क्या। 5 से 11 तक में जो अनुच्छेद 5 है वह कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी कि संविधान लागू कब हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान क्या थे? यह है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले, देश की आज़ादी के बाद जब देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से माइग्रेट करके जो भारत आने वाले थे उनकी नागरिकता, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले भारत आने वालों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रवचन करने वालों की नागरिकता है। जो लोग भारत से पाकिस्तान को चले गए उनकी नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 7 में। उसके बाद अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता की बात की गई है। वैसे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनके नागरिकता की बात है अनुच्छेद 8 में। उसके बाद अनुच्छेद 9, विदेशों की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। अगर कोई व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मूल का है, अगर किसी भी देश की, किसी बाह्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः रूप से भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता के जो अधिकार हैं उनका निरंतरता, यानी कि उन अधिकारों का बना रहना, यह कितना है? अनुच्छेद 10 में। उसके बाद अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का नियमन। संसद विधि द्वारा, यानी कि कानून बना के नागरिकता के नियमों का विनियमन कर सकती है, अधिनियमित कर सकती है। तो हमारे अनुच्छेद कितने हो गए भाग 2 के? भाग 2 यानी कि नागरिकता के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हमने देख लिया। 5 में है संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, 8 में है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, 9 में है विदेशों की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना, 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और 11 में है कि संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकारों का नियमन कर सकती है। तो भारत में नागरिकता की बात हो रही है, तो भारत में नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यानी कि इंग्लैंड से जो संविधान के जो तत्व लिए गए हैं ब्रिटेन से, उनमें एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान अपनाया गया है ब्रिटेन से। और डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे लागू है? तो अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। एक तो आपको मतलब देश की नागरिकता अमेरिकी, और दूसरी नागरिकता आपको वहाँ के जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की नागरिकता। तो इस तरह अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, एक राज्य की नागरिकता अलग और फिर देश की नागरिकता अलग। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। आप बिहार के वासी हैं, न कि बिहार के नागरिक हैं, बल्कि आप भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकता केवल भारत की है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। पहला प्रकार है जन्म से।
प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को जिसका जन्म भारत में हुआ है वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राजनयिकों तथा विदेशियों के बच्चे। यदि कोई विदेशी व्यक्ति है भारत में आए हुए हैं, उस समय अगर उनका बच्चा भारत में अगर पैदा हो जाता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। तो ये अपवाद है। राजनयिक जो हैं, एम्बेसडर जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, जैसे किसी देश का राजदूत अगर भारत में नियुक्त हो जाता है, अगर वह सपरिवार है यहाँ, उसके बच्चे अगर भारत में पैदा होते हैं तो वह भारतीय नागरिक नहीं है। तो ये इस तरह का जो है अपवाद भी है इसमें। लेकिन संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद जो भारत में पैदा हुए हैं वह क्या होंगे, जन्म से भारतीय नागरिक होंगे। दूसरी विधि जो है वंश परंपरा द्वारा हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। वंश परंपरा द्वारा क्या है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। भारत के बाहर भी अगर किसी देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति है तो वह भी भारतीय नागरिकता होगा नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रखता है, भारतीय नागरिक है, बशर्ते कि एक कंडीशन है क्या कि उसके माता या पिता कि दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो इस परंपरा द्वारा नागरिकता में माता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। सपोज दैट अगर माता जो है इंडियन है और किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो माता के आधार पर जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता जो होगी उसको देने का प्रावधान किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसमें प्रावधान किया गया कि माता की नागरिकता के आधार पर क्या किया जाएगा, बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है। इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया था। उसके बाद जो तीसरी विधि है जिससे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यह है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अब देशीयकरण क्या है, जैसे आप विदेशी मूल के हैं और भारत में आके बस गए और भारत की मिट्टी में घुल मिल गए, यानी कि आप देशी हो गए, भारतीय हो गए, भारतीय कल्चर में मिल गए। तो इस तरह से देशीयकरण द्वारा नागरिकता, इसमें भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता में क्या है कि भारत सरकार द्वारा देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले जो है 5 साल की अवधि निर्धारित थी, यानी कि भारत में आप 5 वर्षों तक निवास कर लिए तो आप देशीयकरण के लिए आवेदन कीजिए और इस तरह से आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। चौथी विधि है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। आप जो है वैसे व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना होगा। क्या करना होगा, एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना होगा। और उस जो आवेदन देने का जो ये है, मतलब जिस डेट को आवेदन दे रहे हैं उससे 6 महीने पूर्व से आप भारत में निवास कर रहे हो, ये अनिवार्य है। ठीक, ये पुराना हो चुका है, इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका टाइमिंग अभी बढ़ा दिया गया है, पहले 6 महीना था, ये पुराना चीज़ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पंजीकरण द्वारा क्या है कि पंजीकरण के लिए आप आवेदन दीजिए और आवेदन देने से पूर्व आप 6 महीना पूर्व से भारत में निवास कर रहे हो। तो इसमें 5 तरह से जो है पंजीकरण द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हो वे पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन? वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हो वे रजिस्ट्रेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। दूसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, वैसी स्त्रियां जो भारतीय पुरुषों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में भारतीय पुरुषों से विवाह करेंगी, उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकता है।
भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा क्या है, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी करते हो, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। पांचवी विधि जो है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की पांचवी विधि जो है वह है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार में क्या है, किसी नए भूभाग को अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है, भारत का अभिन्न अंग बना लिया जाता है, तो उस देश के जितने भी वासी हैं वह स्वतः भारतीय नागरिक हो जाते हैं, इनको स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाती है। जैसे भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है, कोई भी देश या कोई भी बाहरी राज्य जो भारत का अंग नहीं है और भारत में आके मिल जाता है, तो उस देश के निवासियों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरह से भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा द्वारा, तीसरा देशीयकरण द्वारा, चौथा पंजीकरण द्वारा और पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। इन पांचों माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है या भारतीय नागरिकता को त्यागा कैसे जा सकता है? तो देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये जो 5 विधियां दी गई हैं, इनमें अन्य सारे प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन अगर भारतीय नागरिकता अगर छोड़नी हो तो आप जो है भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। इस तरह से आप भारतीय नागरिकता छोड़ सकते हैं। नागरिकता को त्याग दीजिए, आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। दूसरी विधि क्या है कि भारत सरकार अगर खुद आपकी नागरिकता छीन ले तो आप भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। एक, आप अपने स्वेच्छा से त्याग दीजिए। दूसरी, भारत सरकार अगर आपसे नागरिकता छीन ले तो भी आप भारत का नागरिक नहीं है। तीसरी क्या है कि अगर आप किसी विदेशी देश की नागरिकता अर्जित करते हैं, किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और है, अगर भारत में आप लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, तो भारत में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि आप लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह का भी प्रावधान है। ठीक। अब एक संशोधन हुआ था 1986 में, इसमें क्या है इसको भी देखते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसके द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए थे। क्या थे संशोधन? भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय रहा हो। देखिए, भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता या पिता में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो। ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसको 1986 में लाया गया था। और क्या क्या प्रावधान था? तो भारत में जन्मे उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, तो बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या हुआ था कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वालों को कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। पहले क्या था कि पंजीकरण द्वारा आप जब नागरिकता प्राप्त करते थे तो पंजीकरण का आवेदन देने से मात्र 6 महीना पूर्व से आपको भारत में निवास करना होता था। लेकिन जब संशोधन किया गया 1986 में, तो उसमें प्रावधान क्या किया गया कि पंजीकरण से अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी हो तो आपको पंजीकरण से पूर्व 5 सालों तक से, यानी कि आज आप पंजीकरण के लिए आवेदन डाल रहे हैं तो आज से पूर्व 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो ही इस माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से आपकी नागरिकता मिल पाएगी। और तीसरा क्या था
कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम 10 साल तक भारत में निवास कर चुका हो। देशीयकरण द्वारा पहले कितना था? पहले था 5 साल। 5 सालों तक अगर आप भारत में निवास कर जाते हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति में घुल जाते हैं, यानी कि देसी सभ्यता संस्कृति में, देसी मिट्टी में भारत की मतलब मिल जाते हैं, इसके कल्चर को अपना लेते हैं, तो 5 सालों में पहले क्या था कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन जब संशोधन हुआ तो 5 साल के बदले देशीयकरण का टर्म कितना कर दिया गया? 10 साल। यानी कि देशीयकरण का नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 10 साल पूर्व से भारत में निवास करना होगा। उसके बाद नागरिकता से संबंधित एक समिति थी जिसने दोहरी नागरिकता का प्रावधान करने का अनुशंसा किया था। तो वो थे एल एम सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। दोहरी नागरिकता से संबंधित समिति किनके अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी के अध्यक्षता में। इसमें था कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया था। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान, डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया था। ठीक, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया। देखिए, दोहरी नागरिकता से संबंधित एक समिति बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष थे LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। इन्होंने क्या किया था कि विपरीत परिस्थितियों या कठिन परिस्थितियों में भारतीय मूल के लोगों के लिए दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान करने का सिफारिश किया था, अनुशंसा किया था। इसमें इन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी नागरिकता अधिनियम OCI, जिसको OCI बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। ये एक कार्ड होता है, जैसे आप लोगों ने NRI का नाम सुना होगा, OCI का जिक्र अभी हम करेंगे, और एक होता है PIO, एक NRI, एक OCI और एक PIO। इन तीनों की चर्चा हम करेंगे। तो जो NRI हैं, PIO हैं, उनके लिए लक्ष्मीमल सिंघवी ने एक दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान करने का अनुशंसा किया था। इस चीज को देखते हैं हम। तो दोहरी नागरिकता से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। दोहरी नागरिकता से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। इसी समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस किसके अनुशंसा पर मनाया जाता है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ठीक, उन्हीं के सम्मान में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा किसने की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने। किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं NRI, POI और OCI। ये क्या है आज मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, इन तीनों को स्पष्ट कर दूंगा कि ये तीनों क्या है। NRI क्या है, OCI क्या है, POI क्या है। देखिए, NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI जो होते हैं ये भारतीय नागरिक ही हैं। ठीक, ये काम, बिजनेस इत्यादि के सिलसिले में ज़्यादातर विदेशों में निवास करते हैं, NRI कहलाते हैं। ठीक, ये भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं।
इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, इनको वीजा नहीं मिलती है, बल्कि उसके अलावे वीजा के अलावे इनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। एनआरआई कौन है? एनआरआई भारतीय नागरिक है। काम या बिजनेस व्यापार के सिलसिले में ये ज़्यादातर विदेशों में निवास करते हैं। ठीक, इनको जो है वीजा प्राप्त नहीं है, ये भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और वीजा के अलावा इनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। जैसे ये वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग राइट है, मतदान का अधिकार है इनको, ये ज़मीन की खरीद बिक्री इत्यादि कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके एनआरआई। दूसरा है पीआईओ। पीआईओ क्या है? तो पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक, वैसा नागरिक जिनका मूल जो है भारत से जुड़ा हो तो वो पीआईओ होते हैं। ये कार्ड होता है, पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड, ये कार्ड धारक होते हैं। तो पीआईओ क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं। ठीक, लेकिन ये स्वयं या इनका पूर्वज भारतीय रहा होता है, इनके पूर्वजों में से कोई, इनके दादा परदादा में से कोई जो है भारतीय नागरिक रहा हो। ठीक, परंतु वर्तमान में विदेशी नागरिकता धारण किए हुए हैं। इनके दादा परदादा या ये खुद स्वयं भारत के नागरिक रहे हो किसी वक्त, लेकिन वर्तमान में क्या कौन है ये? वर्तमान में इनके पास विदेशी नागरिकता होती है। ऐसा व्यक्ति 7 साल भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है, जो पीआईओ कार्ड धारक है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मूल का है, वह 7 सालों तक भारत में निवास करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं है, इसको वीजा प्राप्त है। इसको क्या है? वीजा प्राप्त है। ठीक, लेकिन इसको वोटिंग राइट नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है और भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। देखिए, एनआरआई को सभी राइट्स प्राप्त हैं, उसको वीजा नहीं है, बाकी सारे राइट्स प्राप्त हैं, वोटिंग कर सकता है, ज़मीन खरीद बिक्री कर सकता है। लेकिन जो पीआईओ हैं, पीआईओ का क्या है कि इनके दादा परदादा या स्वयं ये पहले भारतीय मूल के थे, लेकिन वर्तमान में इनके पास विदेशी नागरिकता है। ऐसे लोगों को भारत में कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं है। हाँ, अगर ये चाहे तो 7 सालों तक भारत में निवास करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इनके पास वीजा है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अगला है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय, यानी कि समुद्र के पार वाले भारतीय। ठीक, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ओसीआई कार्ड धारक हैं तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? ओसीआई कार्ड धारक हैं। एक कार्ड होता है, पीआईओ कार्ड होता है, ओसीआई कार्ड होता है। तो ये ओसीआई कार्ड धारक हैं तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ये पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। भारत में कितनी भी अवधि तक ये रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन तो हैं, समुद्र पारीय भारतीय तो हैं, लेकिन भारत में कितने भी दिनों तक ये ठहर सकते हैं और जीवन भर बिना वीजा के आ जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीवन भर बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं। लेकिन इनको भी वोटिंग राइट यानी कि मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये हो गए एनआरआई, पीओआई और ओसीआई। उसके बाद नागरिकता से जुड़ा हुआ एक बिल आया था 2019 में, जिसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था। बहुत जगह धरने प्रदर्शन भी हुए थे, आगजनी की घटनाएं भी हुई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में तो काफ़ी लंबा आंदोलन चला था। तो ये जो बिल आया था, पहले सीएबी के नाम से आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बाद में ये सीए के नाम से आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम।
इसमें क्या था कि देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान, कौन कौन देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये किस तरह के देश हैं? ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं। इनमें क्या है कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ये जो है माइनॉरिटी में है, इनकी संख्या बहुत कम है, ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं। और मेजोरिटी में कौन है? इन देशों में मेजोरिटी में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मेजोरिटी में कौन है? मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम राष्ट्र है ये। तो इन तीनों राष्ट्रों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा क्रिश्चियनों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा 3 देश हैं। कौन कौन देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 देशों के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये 6 कास्ट हैं जो कि वहां इन देशों में माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक समुदाय में है। इनको सीए 2019 के तहत इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। संसद से 11 दिसंबर 2019 को सबसे पहले संसद से 10 दिसंबर 2019 को यह बिल जो है लोकसभा से पारित हुआ और 11 दिसंबर 2019 को यह बिल जो है राज्यसभा से पारित हुआ और फिर 12 दिसंबर 2019 को इस पे सिग्नेचर हो गया तथा यह बिल जो है 10 जनवरी 2020 से प्रभाव में आया। यह बिल जो है 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। लोकसभा से पारित हुआ कहिया 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को और इस पर सिग्नेचर किस दिन हो गए? तो 12 दिसंबर 2019 को बिल पारित हो गया और यह प्रभावी कब से है? तो 10 जनवरी 2020 से। इस बिल में भारतीय नागरिकता के लिए जो ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा क्रिश्चियन, इन्हीं 6 के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें इन तीनों देशों के मुस्लिमों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया था। इसी वजह से इस अधिनियम को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए, शाहीन बाग की घटनाएं हुई। तो इसमें प्रावधान किया गया कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों राष्ट्रों से जो भी इन 6 माइनॉरिटी कास्ट के लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा क्रिश्चियन, ये जो इनके लोग जो हैं जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैं, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने का बंद किया गया है। ठीक, एक बार फिर से इन तीनों देशों के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा क्रिश्चियन जो कि दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, वैसे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके तहत? CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई विदेशी नागरिक है, अगर चाहता है कि हम भारतीय बैंकों में पैसा जमा करके, धन जमा करके भारतीय नागरिकता ले लें, तो ये कतई संभव नहीं है। भारतीय बैंकों में कोई धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं ले सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले और भाग 3 को लेके आगे की जो चर्चा होगी
उस भाग 3 पे होगी।